हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हम यूनिट 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 3 है टोटल। आज हम जो यूनिट 2 में टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक का नाम होगा कॉन्सेप्ट एंड डिस्कशन ऑफ फोर्स। हम फोर्स के बारे में जानेंगे और इसकी डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में। और दूसरा टॉपिक है पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ फोर्स। यदि हमारा पहला टॉपिक आज क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट एंड डिस्कशन ऑफ फोर्स, उसके बाद हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम अभी टॉपिक बेसिकली फोर्स के बारे में पढ़ना है, तो हम फोर्स के बारे में जान लेते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसा कंडीशन होता है, आपको पता होनी चाहिए। फोर्स आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, फोर्स इज द पुश और पुल कंडीशन एंड ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पुश और पुल कंडीशन जो होती है, खींचना और धकेलने की जो कंडीशन होती है या जो फेनोमेना होती है, वो फोर्स ही होता है। या आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक दूसरे के ऊपर या फिर एक दूसरे के ऑब्जेक्ट के बीच जो भी इंटरेक्शन होता है उसे हम फोर्स कहते हैं, उसे हम फोर्स का नाम देते हैं। आप इसे इंग्लिश डेफिनेशन में कह सकते हैं, फोर्स इज द पुश और पुल कंडीशन एन ऑब्जेक्ट। ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन। इसे दूसरे डिफाइन आप कर सकते हैं, बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट एंड इंटरेक्शन अपॉन ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। अब इसे डायग्राम के द्वारा भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने इसे पुश किया है और पुल कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट दूसरी जगह प्लेस हो गया, यानी अपनी जगह से दूसरी जगह प्लेस हो गया। तो ये पुश एंड पुल की कंडीशन है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है पुश और पुल की कंडीशन में, इसलिए ये ऑब्जेक्ट को हम फोर्स बोल सकते हैं या फिर इस पूरे फेनोमेना को हम फोर्स बोल सकते हैं। चलिए आगे शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर्स के टॉपिक कंसेप्ट एंड डिस्कशन ऑफ फोर्स। हम फोर्स के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में जानेंगे फोर्स की इफेक्ट क्या है, और उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स के जानेंगे, फोर्स की विशेषता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, यानी एक फोर्स की इफेक्ट क्या है। इसे पॉइंट वाइज हम समझेंगे। अब इसे पहले इसे रीड कीजिए। अ फोर्स में प्रोड्यूस देन मे बी चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी एक फोर्स अगर प्रोड्यूस होता है तो वह बॉडी के मोशन को चेंज कर सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट्स का यही मीनिंग्स है कि यदि एक फोर्स प्रोड्यूस होता है तो एक बॉडी में, तो उस बॉडी के मोशन को चेंज कर सकता है। ये पहला इफेक्ट हुआ। If the body is already in motion, the force may be accelerated। उसी पॉइंट्स में बता रहा है कि यदि बॉडी पहले से ही मोशन में है तब फोर्स जो है बढ़ सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है। दूसरे पॉइंट्स की तरफ हम आते हैं। फोर्स प्रोड्यूस मे बी रिटार्डेड द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी ये बता रहा है कि फोर्स जो प्रोड्यूस होगा तो बॉडी का जो मोशन है वो वर्क करेगा। दूसरे पॉइंट्स को आप समझिए, क्या बता रहा है कि यदि फोर्स प्रोड्यूस होता है तो बॉडी जो होगा मोशन में वो वर्क करने लगेगा, जाहिर सी बात है। तीसरे पॉइंट्स की तरफ हम चलते हैं। तीसरे पॉइंट्स की जो मीनिंग है उसको हम समझते हैं। इफ फोर्स प्रोड्यूस इट मे गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेस इन द बॉडी ऑन विच इट्स एक्ट। ये बता रहा है कि बॉडी के जिस भी पार्ट पर, ये बता रहा है कि बॉडी के, यानी कोई एक बॉडी है, इसके जिस भी पार्ट पर यहाँ पर फोर्स लगेगा तो वो बॉडी की जो इंटरनल स्ट्रेस होगी, इंटरनल स्ट्रेस का मतलब है कि यहाँ पे पुश और पुल की कंडीशन इंटरनली होगी, वो फोर्स के द्वारा हो सकता है। तीसरा पॉइंट्स का यही मीनिंग है। इफ फोर्स प्रोड्यूस इट मे बी गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी ऑन विच इट्स एक्ट्स। तो ये अभी हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स को जाना। इफेक्ट ऑफ फोर्स में हमने समझा कि यदि फोर्स प्रोड्यूस होता है बॉडी का मोशन चेंज कर सकता है। अगर बॉडी पहले से ही मोशन में है तो फोर्स एक्सीलरेट हो सकता है। दूसरे पॉइंट में हमने जाना कि फोर्स बॉडी के मोशन को
और भी बढ़ा सकता है। यदि फोर्स प्रोड्यूस होता है तो बॉडी के मोशन को और भी काम करा सकता है। तीसरे पॉइंट्स में हमने जाना कि फोर्स अगर किसी भी बॉडी पर लग रहा हो तो वो इंटरनली स्ट्रेस भी बढ़ा सकता है उस बॉडी का। तो ये हमने अभी जाना इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। चलिए आगे हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स मतलब एक फोर्स की विशेषता यहाँ पे बतलाता है। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्स में हम जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है उसको डिटरमाइन करते हैं किसी भी बॉडी पर, यानी डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो हमें डिटरमाइन किस तरह से करना है, तो उसके पॉइंट वाइज है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, जैसे कि 100 न्यूटन, 50 न्यूटन, 5 किलो न्यूटन एक्सेट्रा, बहुत सारे यूनिट्स न्यूटन किलो न्यूटन में हो सकते हैं, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। दूसरे पॉइंट्स की ओर जिस तरह से हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को डिटरमाइन करना है, डायरेक्शन ऑफ लाइन, यहाँ पर जो फोर्स की लाइन की डायरेक्शन होगी उसको भी देखना होगा। जैसे कि वो जहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है, जैसे कि ये फोर्स है किसी भी बॉडी पर एक्ट हो रहा है, इसकी डायरेक्शन ऑफ लाइन एक्स डायरेक्शन है, यानी आप इसे ये बोल सकते हैं अगर ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट एक्स है, इसकी डायरेक्शन ऑफ लाइन ओ एक्स है। तो आप दूसरे पॉइंट में समझ गए होंगे कि ये डायरेक्शन ऑफ लाइंस की बात कर रहा है जहाँ पर भी फोर्स एक्ट हो रहा है, यानी अलोंग ओ एक्स या फिर ओ वाई या 30 डिग्री नॉर्थ एरो ऑफ द फोर्स। तो ये डायरेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में था। तीसरे पॉइंट्स की ओर चलते हैं। द पॉइंट एट विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, ये बता रहा है कि जिस भी बॉडी पर फोर्स एक पॉइंट पर लगेगा, यानी कोई एक बॉडी है, मान के चलिए ये पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, ये बता रहा है कि अगर फोर्स लगेगा बॉडी पर तो कोई एक पॉइंट पर ही लगेगा। बाकी अलग बात है कि इंटरनल स्ट्रेस अदर पॉइंट से भी हो सकता है, तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्स कहला जाता है। तो आप इतना समझिए। तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि द पॉइंट एट विच द फोर्स, यानी एक पॉइंट जिस फोर्स के बॉडी पर लग जाता है, यानी ये बता रहा है कि कोई एक बॉडी है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक फोर्स जो है इसी पॉइंट पर लगेगा, या फिर ये पॉइंट है तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, या बोल सकते हैं आप कि किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो वो एक पॉइंट पर लग रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स के बारे में हमने जानने की कोशिश की। तो अभी तक हमने दो फेनोमेना को जाना, एक इफेक्ट ऑफ फोर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। चलिए आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के ही टॉपिक में। आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, यानी फिजिकल इंडिपेंडेंस के फोर्स के प्रिंसिपल को हम स्टेटमेंट्स, ये एक टॉपिक है, इसके बारे में हम जानते हैं। यानी ये बता रहा है कि फिजिकल इंडिपेंडेंसी का जो फोर्स है उसका प्रिंसिपल को जानना है। तो स्टेटमेंट्स ये बता रहा है इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्स एक्ट एट एनी पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी, ये बता रहा है किसी भी हार्ड बॉडी पर यानी रिजिड बॉडी पर कोई भी पॉइंट पर फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स लग रहा हो, it may also be considered to act other point on its line of action। तो आप उसके लाइन ऑफ एक्शन दूसरे पॉइंट पर उसी बॉडी का आप कंसिडर कर सकते हैं। यानी ये बता रहा है कि कोई एक बॉडी है, यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है, नंबर ऑफ फोर्स मतलब 2, 3, 4, यानी जो भी हो 3-4 फोर्स लग रहा है एक बॉडी पर, तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन जो है दूसरे पॉइंट पर कंसिडर किया जा सकता है। यही स्टेटमेंट है इसका। तो ये बता रहा है, अगला पॉइंट्स की तरफ हम चलते हैं। दिस पॉइंट इज रिजिडली कनेक्टेड विद द बॉडी, यानी ये बता रहा है कि ये सभी पॉइंट जो है वो एक पॉइंट पर कनेक्टेड होंगे बॉडी के। आप एक बार फिर से समझिए इसको। इफ अ नंबर ऑफ फोर्स, यानी ये नंबर ऑफ फोर्स यदि एक्ट एट एनी पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी, यानी एक हार्ड बॉडी पर कोई भी नंबर ऑफ फोर्स यानी किसी भी पॉइंट्स पर हार्ड बॉडी के लग रहा है, तो इट मे बी कंसीडर्ड एट अदर पॉइंट्स इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, यानी बता रहा है कि उसी बॉडी में जो लाइन ऑफ एक्शन होगा उसके दूसरे पॉइंट्स पर कंसीडर कर सकते हैं। प्रोवाइड दिस पॉइंट्स इज रिडली कनेक्टेड विद द बॉडी, यानी यह पॉइंट जो है वो प्रोवाइड कराएगा बॉडी के एक दूसरे को कनेक्ट करने में। ये इसका स्टेटमेंट था। आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरे टॉपिक, इसी टॉपिक में हम दूसरा पॉइंट है सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसका स्टेटमेंट देखिए, व्हेन 2 और मोर फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी,
यानी जब दो या दो से ज़्यादा फोर्स एक बॉडी पे लग रहा हो तो दे आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्स। यानी आपने समझ गया कि एक बॉडी पर दो से ज़्यादा फोर्स यानी एक हॉरिजेंटली या परपेंडिकुलरली कोई भी दो से ज़्यादा फोर्स, या इसको बोल सकते हैं कि जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, यानी दो से ज़्यादा या दो फोर्स लग रहा हो किसी एक बॉडी पर, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। तो इसके कुछ फोर्स हैं जैसे कोप्लेनर, कोलिनियर, कॉन्करेंट फोर्स, ये सारे फोर्स को भी हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स के कुछ फोर्स को, जो कुछ टाइप्स है मोस्टली। पहले फोर्स की तरफ आते हैं कोप्लेनर फोर्स, जिसको हम समतलीय फोर्स, समतलीय बल बोलते हैं हिंदी में। द फोर्स whose lines of actions lies on the same plane, यानी वह फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में हो। जाहिर सी बात है, ये टॉपिक से पता चल रहा है कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन, इज नोन एज कोप्लेनर फोर्स। यानी आपने समझ गया कि कोप्लेनर फोर्स वो होता है जिसका लाइन ऑफ एक्शन, जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन हो। दूसरे फोर्स की तरफ आते हैं कोलिनियर फोर्स, इसको हम इससे बोल सकते हैं समरेखीय बल, जो भी हो हिंदी में आप, लेकिन इसे समझने की कोशिश कीजिए। लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम लाइन, यानी ये बता रहा है कि फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम लाइन पर हो। कोप्लेनर में क्या था, सेम प्लेन में, यहाँ पर सेम लाइन में। जाहिर सी बात है ये लीनियर की बात कर रहा है तो ये लाइन की बात करेगा, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्स। आगे चलते हैं कॉन्करेंट फोर्स पर। कॉन्करेंट फोर्स हम देखते हैं द फोर्स विच मीट्स वन पॉइंट्स, यानी एक फोर्स जिसका एक पॉइंट्स पर मिलन होता है या जो एक पॉइंट पर मिलता है, आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्स, उसको हम कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। कॉन्करेंट फोर्स जो है आपको कोलिनियर हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, यानी कॉन्करेंट फोर्स में और मे नॉट भी कोलिनियर। तो हमने अभी तीन फोर्स के बारे में जाना, कोप्लेनर, कोलिनियर और कॉन्करेंट फोर्स। चलिए आगे जानते हैं और भी कुछ फोर्स है उसके बारे में। कोप्लानर फोर्स अगला फोर्स है, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स। यानी आपको ये पता चल रहा होगा कि इसकी डेफिनेशन आपको पता है, इसकी डेफिनेशन पता है, अब दोनों डेफिनेशन को कंबाइन कर दीजिए, दैट इज कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। देखिए द फोर्स विच मीट्स एट वन पॉइंट, यानी वह फोर्स जिसका एक पॉइंट पे मिलता हो, दैट इज कॉल्ड कोप्लानर होता है। कॉन्करेंट फोर्स आप इसको पता, अभी हमें इसका बेसिक डेफिनेशन जाना है कॉन्करेंट फोर्स का, यानी वो फोर्स यानी एक पॉइंट पे जो मिलता हो, यानी ये एक पॉइंट है तो यहाँ पे एक फोर्स मिल रहा है, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो लाइज ऑन द सेम प्लेन, यानी लाइन ऑफ एक्शन जो उस फोर्स का वो सेम प्लेन में हो, यानी कोप्लेनर, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। आगे चलते हैं पांचवें फोर्स की तरफ, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। पांचवा फोर्स का नाम है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। इसमें क्या है, विच डू नॉट मीट्स एट वन पॉइंट। जाहिर सी बात है यहाँ पर नॉन करेंट की बात किया गया तो इसका डायरेक्ट वाइस वर्सा होगा कॉन्करेंट के, ये एक पॉइंट्स पर नहीं मिलता है, बट लाइन ऑफ एक्शन, यानी यहाँ पे कोप्लेनर के डिफिनेशन आपको अप्लाई होगा तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेम प्लेन, यानी सेम प्लेन पर लाइज होगा, इसे हम बोलेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। आगे चलते हैं सिक्स की तरफ। सिक्स फोर्स का नाम है नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। इसमें क्या होता है, आपको जाहिर सी बात है अगर कोप्लेनर फोर्स का डिफिनेशन आपको पता है, इसका डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए और कॉन्करेंट फोर्स को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका बेसिक डिफिनेशन कंबाइंड डिफिनेशन हो जाएगा। तो देखिए फोर्स मीट एट वंस पॉइंट, यानी जो एक पॉइंट्स पे मिलता हो, इसका मतलब है कि ये कॉन्करेंट फोर्स का डेफिनेशन है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट ऑन द सेम प्लेन, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो उस फोर्स का वो सेम प्लेन पर नहीं है, यानी ये कोप्लेनर फोर्स का आपको डेफिनेशन का डायरेक्ट उल्टा है। यानी यहाँ पर कोप्लेनर ने बोल रहा था कि सेम प्लेन पे मिलता है, लेकिन नन यहाँ पर हो गया, इसका मतलब नॉट ऑन द सेम प्लेन। तो हमने अभी इस डेफिनेशन से समझा कि फोर्स मीट एट वन पॉइंट्स बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट ऑन द सेम प्लेन्स, दैट इज कॉल्ड नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। चलिए अगले फोर्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फोर्स 7। अगला फोर्स है नेक्स्ट फोर्स नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। इसके बारे में हम जानते हैं, जाहिर सी बात है नॉन कोप्लेनर का डेफिनेशन और नॉन कॉन्करेंट फोर्स का डेफिनेशन यहाँ पे हम अप्लाई कंबाइन कर देंगे, ये पूरे फोर्स का डेफिनेशन हो जाएगा। तो देखिए वो फोर्स
फोर्स विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, यानी ऐसा फोर्स जो एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा हो, इसका मतलब ये नॉन कंकरेंट का डेफिनेशन है। एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट द सेम प्लेन, यानी लाइन ऑफ एक्शन उस फोर्स का सेम प्लेन पर न हो, यानी नॉन कोप्लेनर फोर्स का डेफिनेशन है। दैट इज कॉल्ड नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। तो आप इसे डेफिनेशन इसे लिख सकते हैं, those force which do not meet at one point and their line of action do not the same line, that is called non-coplanar non-concurrent force। चलिए आगे टॉपिक में चलते हैं। अभी हमने सिस्टम ऑफ फोर्स जाना, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ फोर्स में ही अगला टॉपिक है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है जानिए। इफ अ नंबर ऑफ फोर्स, यानी नंबर ऑफ फोर्स P Q R आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल पर जो साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा हो, यानी एक नंबर ऑफ फोर्स P Q R साइमल्टेनियसली एक पार्टिकल पर एक्ट कर रहा हो, देन इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट अ सिंगल फोर्स। तब वो पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए कि आप एक सिंगल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स होता है जहां नंबर ऑफ फोर्स P Q R साइमल्टेनियसली किसी भी एक पार्टिकल या बॉडी पर एक्ट करेगा साइमल्टेनियसली, तो हम उससे पॉसिबल हो जाएगा कि हम एक सिंगल फोर्स सारे फोर्स का हम निकाल सकते हैं, विच कुड रिप्लेस देम, और जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल फोर्स में, तो वह सिंगल फोर्स आपको रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। आप इसे डेफिनेशन में समझिए। इफ अ नंबर ऑफ फोर्स P Q R आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, देन इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट अ सिंगल फोर्स विच कुड रिप्लेस देम, सो सिंगल फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट फोर्स की तरफ। इसी टॉपिक में कंपोजिशन ऑफ फोर्स, कंसेप्ट ऑफ फोर्स में ही अगला टॉपिक हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्स का। कंपोजिशन ऑफ फोर्स का डेफिनेशन या मीन्स है द प्रोसेस टू फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स, यानी बता रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स की जो प्रोसेस होगी, यानी रिजल्टेंट फोर्स को फाइंडिंग करने की जो प्रोसेस होगी ऑफ अ नंबर ऑफ गिवन फोर्स, यानी नंबर ऑफ गिवन फोर्स दिया होगा, तो हम जो रिजल्टेंट फोर्स के फाइंड करेंगे उसकी जो प्रोसेस होगी वो कंपोजिशन ऑफ प्रोसेस कराएगा या फिर कंपाउंडिंग ऑफ फोर्स भी कराएगा। देखिए इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस टू फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ गिवन फोर्सेस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, या फिर इसे आप बोल सकते हैं कंपाउंडिंग ऑफ फोर्सेस। तो हमने देखा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। आगे चलते हैं अगला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ फोर्स में ही। कंसेप्ट ऑफ फोर्स में ही हम देखते हैं मेथड फॉर द रिजल्टेंट फोर्स। इसमें दो मेथड होते हैं, एक एनालिटिकल और दूसरा मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। तो एनालिटिकल मेथड में हम देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स के लिए, रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने के लिए दो एनालिटिकल मेथड होता है, एक पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ फोर्स और दूसरा मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। तो अभी हमने कंसेप्ट ऑफ फोर्स के बारे में जाना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, इसलिए मैं एनालिटिकल मेथड जो हमारे पास है पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ फोर्स और मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, आगे के लेक्चर में हम इसे कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको फोर्स कंसेप्ट ऑफ फोर्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसे दोबारा आप रिपीट करके देखिए, तो आपको और रिवीजिंग हो जाएगा, और इससे जो भी आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है समझने में तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे वॉच।